इमरान फरीदी सीरीज़ का पार्ट 4। और अब बात कर्नल फरीदी और उसके दोस्त कैप्टन हमीद की तो हो गई है। अब बात हो रही है एक ऐसी कंट्री जिसका नाम ज़ीरोलैंड है। जी हाँ, एक तस्वुराती कंट्री जो जासूसी नावलों में बड़ी मशहूर है। ज़ीरोलैंड दुनिया भर के क्रिमिनल्स पर मुश्तमिल। तो आए स्टोरी पे आते हैं। केली ग्राम अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रही थी। वो बहुत जीनियस थी, बहुत फुर्तीली थी। जहानत का क्या पूछना, जहानत ही के बिना पर वो 5 ममालिक की कॉन्फ्रेंस में अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रही थी। अपने मुल्क की सिगरेट सर्विस की एक सरगर्म रुकन थी और इसके साथी इसे जहर की पुड़िया के नाम से याद करते थे। वैसे इसका ज़ाहिर बड़ा दिलकशी रखता था और चेहरे से ज़ाहिर होने वाली मासूमियत का तो आलम था कि मजहबी तस्वीर बनाने वाले आर्टिस्ट अक्सर उसे किसी एक मुक़द्दस देवी की तस्वीर बनाने के लिए यूज़ करते थे। आंखें बड़ी नशीली थी जिन पर हर वक्त गनूदगी सी कैफियत तारी रहती थी, और ये आँखें यही ज़ाहिर करती थी कि वो काहिला और ख्वाब देखने वाली लड़की है। कोई नहीं कह सकता था कि अमली ज़िंदगी में कोई कदर व कीमत रखती है। इस वक्त इसका हेलीकॉप्टर शुमाली अमेरिका के जनूबी गैराबाद हिस्से में परवास कर रहा था। वो 5 दोस्त मालिक की सिगरेट सर्विस के मेंबरों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की गर्ज से यहाँ आई थी। ज़ीरोलैंड की तलाश का सिलसिला दरपेश था। इन 5 दोस्त मालिक में ज़ीरोलैंड के जासूस पकड़े गए थे और इनके पास से हैरत अंगेज़ चीज़ें बरामद हुई थी जिन्होंने इंतहाई तरक्की याफ्ता मालिक को भी हैरत में डाल दिया था। सवाल ये था कि ज़ीरोलैंड है कहाँ। इसके जासूस मर जाते थे लेकिन सरजमीन की निशानदेही नहीं करते थे। ये कॉन्फ्रेंस शुमाली अमेरिका के गैर आबाद मुकाम पर होने वाली थी। इत्तलात के मुताबिक हेलीकॉप्टर उसे एक जगह उतार देता और फिर उसे वहाँ से किसी की रहनुमाई में उसे कुछ दूर पैदल चलना पड़ता। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर के पायलट ने उसे आगाह किया कि अब हेलीकॉप्टर नीचे उतरेगा। दूर तक खुश और भूरे रंग की पहाड़ियाँ बिखरी हुई थी। केली ने दूरबीन हाथों से छोड़ दी। वो रास्ते भर करीब जवाहिर का जायज़ा लेती आई थी। दूरबीन गले में पड़े हुए चमड़े के तस्मे से झूलने लगी। केली ने रुमाल निकाल कर चेहरे पर फेरा और नीचे देखने लगी। हेलीकॉप्टर एक चट्टान पर उतर रहा था। ज़रा सी देर में उस हेलीकॉप्टर की कान फाड़ देने वाली आवाज़ से करीब जवाहर की पहाड़ियाँ गूंजने लगीं। केली हेलीकॉप्टर से नीचे उतरी और फिर केली का सामान भी बाहर रख दिया गया। सामने नशीब में 3 आदमी नजर आए। उनमें से एक आदमी जर्द रुमाल हिलाकर उसे खुशामदीद कह रहा था। फिर वो लोग ऊपर आ गए। हेलीकॉप्टर वासी के लिए ऊपर गुजर जा चुका था। मैं नोबल हंटर हूँ, एक आदमी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। ओ मिस्टर हंटर, हाउ डू यू डू। केली ने बड़ी गर्मजोशी से मुताफिया हो कि मिस ग्राम, और मैं तो आपको पहचानता ही हूँ। आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे हम कभी मिल चुके हैं। केली ने कहा, अरे आप हंगरी वाला वाक़या भूल गई। किसने आपको इस मकान की 4थी मंजिल से नीचे उतारा था जब फ़ौज ने पावर हाउस पर कब्जा करके बिजली की सप्लाई बंद कर दी थी और लाइटें बेकार हो गई थी। ओह नहीं, केली की आँख हैरत से फूल गई। तो आप थे? ओफो, इतना गहरा अंधेरा था। मैं हमेशा सोचती रही हूँ कि आखिर वो कौन था जिसने मुझे अंधेरे में आवाज़ दी थी और रस्सियों की छेड़ियों से नीचे उतारा था। नीचे गोलियाँ चल रही थी। मशीन गनों के शोर से कान फटी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वो बड़ा भयानक तजुर्बा था। हंटर ने गहरी सांस ली। एक जवान, उम्र और बड़ा हैंडसम आदमी था। और ये अमेरिकन सिगरेट सर्विस का एक अहम रुकन था। उसकी पेशानी कशीदा थी जिससे ज़ाहिर हो रहा था बहुत ज़हीन है। मुझे कितनी खुशी हुई आपसे मिलकर। गेली ने कहा, बयान नहीं कर सकती। और क्या हमें ज़्यादा दूर चलना होगा? नहीं, बस थोड़ी दूर। हंटर ने एक ऊंचे पहाड़ की तरफ इशारा करके कहा, बस उस तरफ। वहीं हमारा आर्जी हेडक्वार्टर है। बड़ी पुरफसा जगह है। इन खुश पहाड़ों के दरमियान में वो छोटा सा टुकड़ा ऐसे ही है जैसे वहाँ सदियों पहले किसी जादूगर ने कायम किया हो। बस जादू की बांसुरी बजाई और चारों तरफ सब सूख गया। फूल खिल गया और पथरीली ज़मीन से मीठे पानी का चश्मा उबल पड़ा। आप तो शायर भी मालूम होते हैं मिस्टर हंटर। केली ने कहा और हंसकर सिर हंसकर खामोश हो गया। वो एक तंग से धर्रे में दाखिल हो रहे थे। ये इस पहाड़ी का दर्रा था जिसकी तरफ से हंटर ने इशारा किया था। और कहाँ कहाँ से नुमाइंदे आए? केली ने पूछा। बस फ़िलहाल एशिया के 2 नुमाइंदे आपको वहाँ मिलेंगे। एशिया? केली ने हैरत से कहा। हाँ, इन लोगों को भी एक बार ज़ीरोलैंड के जासूसों से मिलना पड़ा था, लेकिन अभी तक वो इससे नावाकिफ़ हैं कि ज़ीरोलैंड का है। केली कुछ ना बोली। इसकी पेशानी पे शिकने उभर आईं। वो कुछ सोच रही थी। कुछ देर बाद उसने कहा कि आपके पास क्या सबूत है? मैं अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रही हूँ। वो हंटर मुस्कुराया। मैं आपके सफारत खाने से आपकी तफसील मिल चुकी है और आपकी तस्वीर भी। गालिबन इस साल से आपकी ये मुराद है कि अगर हमें कोई गलत आदमी आ जाए तो हम इससे किस तरह चेक करेंगे? जी हमें ही कहना का चाहती थी। देखिए, कोई गलत आदमी हमें आ भी गया तो इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी मुल्क के सफारत खाने पर ही होगी। केली कुछ ना बोली। वो दर्रे से नीचे निकलाए थे और वो एक सरसब्ज़ व शादाब वादी में दाखिल हो रहे थे। ऊंचे ऊंचे दरख्तों की
चोटियाँ नील को आसमान की मुकाबिल बड़ी दिलकश नज़र आ रही थी। बादल का एक सफ़ेद टुकड़ा आहिस्ता आहिस्ता मशरिक़ से मगरिब की तरफ रेंग रहा था। नशेब में जहाँ चश्मा था, केली को लकड़ी की एक छोटी सी इमारत नजर आई जिसका बेशतर हिस्सा सुरफेले वाले टेल से टला हुआ था। मेरा ख्याल है शाम तक सब यहाँ आ जाएंगे, हंटर ने कहा। वाकई बड़ी पुरफजा जगह है, केली ने कुछ सोचते हुए कहा। चश्मे का पानी बहुत ठंडा और शीरी है। वो लकड़ी के मकान में दाखिल हुए। यहाँ केली को 2 आदमी दिखाई दिए जो आराम से कुर्सियों पर पड़े ऊँघ रहे थे। उन्हीं की आट पर चौंक कर इन्होंने आंखें खोली और फिर जल्दी से खड़े हो गए। केली ने इनका चटती हुई नज़रों से चाय चली और हंटर के साथ आगे बढ़ गई। मेरा ख्याल है कमरा आपके लिए मुनासिब रहेगा। हंटर ने एक छोटे से कमरे में दाखिल होते हुए कहा। बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ मुझे बहुत आराम मिलेगा। मगर मिस्टर हंटर, क्या आप इन्हीं 2 आदमियों के मुतालिक कह रहे हैं? जी, यहाँ बैठिए, हंटर ने कहा। और फिर इन 2 आदमियों से बोला जो केली का सामान उठाए आए थे, इसे इस तरफ रख दो और क्रिस्टोफर से कहो कॉफ़ी ले आए। केली कैनवस की फोल्डिंग आरामदेह कुर्सी में नींद दराज हो गई। इसमें थकी थकी आदमी का वो बहुत बहुत शुक्रिया, कॉफ़ी मुनासिब रह गई, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ, मैं इन दोनों आदमियों के मुतालिक कह रही थी। क्या ये इनमें से एक आदमी तो सूरज से हैमक मालूम होता है? केली ने जल्दी जल्दी पैदल के झुकाते हुए कहा। ओ वो हंटर मुस्कराया। मैं खुद भी नहीं समझ सका वो किस किस्म का आदमी है। सच्ची बात बताऊं, अब तक वो आदमी मेरी समझ में भी नहीं आया, हंटर ने केली से कहा। जबकि उसके मुकाबले में दूसरा आदमी सफदर सईद कामकाजी मालूम होता है। बुरा ना मानिएगा, केली ने कहा। मेरे नज़दीक ये मुनासिब ना था। क्या यही कि एशिया के किसी मुल्क से भी नुमाइंदे तलब किए जाते हैं? आपका ख्याल किसी हद तक दूर से, लेकिन इसे क्या किया जाए कि इस मुल्क में भी जीरो लैंड के जासूस पकड़े गए? केली ने कुछ नहीं कहा। वो थोड़ी देर तक खामोश रहे। फिर हंटर बोला। अभी तक हम इनमें से असल मौजू पर गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल यही है कि कॉन्फ्रेंस काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। मगर मैं नहीं समझ सकती वो लोग एशिया की तरफ क्यों मुतवज्जो हुए हैं। वो छोड़ी, हंटर मुस्कुराए। इस पर हम कॉन्फ्रेंस में बहस करेंगे। वैसे अब ये बताइए आपके साथ और कितने आदमी हैं ताकि इनके लिए भी कोई मामूल इंतज़ाम किया जाए? मेरे साथ और कोई आदमी नहीं है। अरे आप तन्हाई यानी कि? हमें तन्हाई पसंद है, इसलिए ज़्यादा भीड़ लेकर नहीं चलती, केली ने कहा। हंटर कुछ कहने वाला था, कॉफ़ी आ गई। वो उठकर दूसरे कमरे में चला गया। फिर दोनों मशरूक़ समेत वापस आए। केली इमरान को बहुत गौर से देख रही थी और इमरान को जिस तरह नर्वस नज़र आ रहा था जैसे ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की का करीब जाने का इत्फाक़ हुआ। इसके बरखिलाफ़ सफदर बेहद स्मार्ट नज़र आ रहा था। उसकी दानिश में इस कॉन्फ्रेंस के लिए उन दोनों का इंतखाब एक्सट्रो ने किया था। वो इस पर बहुत खुश था और उस सूरत में तो यह खुशी दुगनी हो गई थी जब उसका साथी इमरान था। वो दोनों उस मेज़ के करीब बैठ गए जिस पर कॉफ़ी रखी हुई थी। आलोक कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? हंटर ने सोचा। नहीं शुक्रिया, सफदर ने जवाब दिया। इन इमरान इसी तरह खामोश रहा जैसे इस सवाल का उसकी ज़ात से कोई ताल्लुक़ ना हो। हिंटर ने सवालिया नज़रों से इमरान की तरफ देखा और सफदर थोड़ा परेशान होने लगा। केली भी हिंटर की तरफ देखती और कभी इमरान की तरफ जो सर झुकाए शायद अपने चमकदार जूते में शक्ल देखने की कोशिश कर रहा था। फिर हंटर प्यालियों में कॉफ़ी उड़ेलने लगा। इमरान ने बुलंद आवाज़ में जमाई ली और मुंह उठाकर हेमखाना अंदाज में एक एक की सूरत देखने लगा। केली ने मुस्कुराकर हंटर की तरफ देखा और हंटर ने इमरान से कहा। आप शायद बहुत कम सुखन वाक़े हुए हैं। अजी, मैंने तो बोलने की कसम खा रखी है, इमरान ने सफदर की तरह देख कर कहा। इन्होंने चलते हुए मुझसे कहा था मैं अपनी ज़ुबान पर काबू रखूँ। ऐसा भी क्या? कुछ तो बोलिए। हंटर उसे घुसने पर आमादा नजर आने लगा। अच्छा तो बोलता हूँ, सुनिए। जब हम किसी कुत्ते को पत्थर मारते हैं तो इतना च्यों च्यों करता हुआ भागता है। इमरान ने मुंह पर हाथ रखकर छोटे खाए हुए कुत्ते की चीखने की नकल उतारी और वो सब बेसाख्ता हंस पड़े। और अब संजीदा माहौल में इस किस्म की कोई मुतवक्का वाक़या पेश आ जाए तो फिर कह के रुकने का नाम ही नहीं लेते। और सफदर इमरान की इस हरकत पर बुरी तरह बखला गया। इमरान अपने मुल्क का टॉप जासूस था, लेकिन वो जानबूझ के ऐसी हरकतें करता था ताकि लोग उसे बेवकूफ़ समझे और इससे वो अपने काम निकलवा लेता था। यार इमरान साहब, सफदर ने भर्राए हुए में कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? उसने उर्दू में कहा था, इसलिए केली और हंटर खामोश होकर एक दूसरे को मायना खोजते देखने लगे। इस पर इमरान बोला। मेरा साथी कह रहा है कि आपको ये भी बताऊँ कि 2 कुत्ते एक दूसरे पर किस तरह गुर्राते हैं। और फिर उसने कुत्तों की तरह गुर्राना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे मालूम हो रहा था जैसे 2 कुत्ते एक दूसरे पर गुर्रा रहे हैं। कमाल है, कहरी ने मुतैयारा लहजे में कहा। यह बिल्कुल आपकी मादरी ज़ुबान मालूम होती है। दुनिया की हर औरत मेरी माँ है, इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा। आपकी खामोशी ही बेहतर है जनाब, हंटर ने नाखास शुगार लहजे में कहा। अब आपका फैसला बेकार है। इमरान का लहजा मायूस गुस्साना था। कुछ नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अगर एक बार जुबान चल पड़ी तो थक जाने के बाद ही रुकती है, वरना फिर दूसरी सूरत में मुझ पर हार्ट अटैक होने लगता है। तब तो फिर अफसोस है कि हमारी इस मुहिम के लिए सिलसिले में आप बिल्कुल ही बेकार साबित होंगे। इस पर भी कॉन्फ्रेंस में गौर किया जाएगा, इमरान ने लापरवाही से कहा। और फिर उसने गलत नहीं कहा था। सफदर को भी यकीन था कि वो लोग इमरान को भी एक मसला ही बना लेंगे।
शाम तक वहाँ 3 आदमी और पहुँच गए और फिर रात के खाने के बाद वो मसला पेश किया गया जिसके लिए दूर दराज सफ़र करके यहाँ इकट्ठे हुए थे। मेज़ पर 7 आदमी थे। सफदर, इमरान, केली, हंटर, आर्नल्ड, ग्रामवेल और ओपरान। ओपरान अमेरिकन सिगरेट सर्विस का डिप्टी चीफ था और हंटर उसका मातहत था। ओपरान ने भी इमरान को अच्छी नज़रों से नहीं देखा। कॉन्फ्रेंस में कुछ देर तक जीरो लैंड के मुतालिक क्या सराहियाँ होती रहीं। फिर ओपरान ने सुनहरे रंग के स्पंज का एक टुकड़ा निकाल कर मेज़ पर रख दिया। ज़रा इसे देखिए और बताइए क्या है। इमरान के अलावा सभी इस सुरैन हनफश पर झुक पड़े थे। वो खामोश बैठा रहा और उसके चेहरे से बेताल्लुकी नज़र आ रही थी। दफदन के लिए ने कहा, मेरा खुदा ये तो सोने का मालूम होता है लेकिन है स्पंज। और अब आप इसके मुतालिक क्या मालूम करना चाहते हैं मिस्टर ओबरान? आर्नल्ड ने पूछा। एक मुअम्मर और बदसूरत आदमी था। खोपड़ी अंडे की तरह शफाफ थी और पलकों के बाल भी गायब थे। चेहरा आदि किस्म के शराबियों का था। क्या इससे पहले भी कभी ये चीज़ आपके सामने आई है? ओबरान ने पूछा। इमरान के अलावा सब ने नफ़ी में सर हिला दिया। ओबरान ने इमरान की तरफ देखा और फिर इस तरह देखने लगा दूसरी तरफ जैसे गलती से इस पर नज़र पड़ गई हो। फिर कुछ देर बाद ओबरान बोला, ये ज़ीरो लैंड के एक जासूस के पास से बरामद हुआ था और यकीन कीजिए कि वो इसे ज़ाया करने के लिए अपनी कोशिश सर्फ कर रहा था लेकिन हमने इसे कायम नहीं होने दिया। तो आपने इसके मुताबिक बहुत कुछ मालूम कर लिया होगा। सदर बोला। नहीं। ओबरान ने मायूस अंदाज में सर को चुंबिश दी। हम कुछ भी नहीं मालूम कर सके और फिर थोड़ी देर बाद मर गया। पता नहीं कैसे वो इस जहर को इस्तेमाल कर सका था। हम हैरान ही रह गए थे क्योंकि इसकी जामिया तलाशी में हमें इस स्पंज के अलावा कुछ नहीं मिला था। हम सोच भी नहीं सकते थे वो इस तरह खुदकुशी कर लेगा। बहरहाल ये स्पंज भी उलझन की वजह बना हुआ है। आखिर इसने इसे ज़ाया करने के लिए हाथ पाँव क्यों मारे थे? वो डरता था कि कहीं हम इसके पीछे अपना वक्त बर्बाद करना ना शुरू कर दें। इमरान बोल पड़ा। और आप एजाज से काम लें तो बेहतर होगा। ओपरान ने नाखुशगवार लहजे में कहा। गुजारिश है कि हमारे लिए एक फजूल सी चीज़ है। ये आप कैसे कह सकते हैं जनाब? ऑल्डर्स में इमरान को घूरने लगा। इमरान के चेहरे पर इस वक्त भी हिमाकत नज़र आ रही थी। मेरे को एक किस्म का ट्रांसमीटर है तो आप लोग मुझे पागल खाने में भिजवा देंगे, इमरान ने कहा और फिर अचानक जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसका रुख आल्टस की तरफ करते हुए कहा, मिस्टर आल्टस, तुम अपने दोनों हाथ मेज़ पर रख लो। मैं पसंद नहीं करता कि वो तुम्हारी जेबों की तरफ जाएँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। हालांकि आल्टस ने अपने दोनों हाथ मेज़ पर रख दिए थे लेकिन इमरान को खूनखार नज़रों से देख रहा था। ये क्या कर रहे हैं आप? ओपरान ने गुस्से लहजे में कहा। मैं जो कर रहा हूँ ये मुनासिब है मिस्टर ओपरान। ओ आल्टस को रहा है। मैं नहीं जानता था कि इन कॉन्फ्रेंस का मकसद मेरे मुल्क की तौहीन करना है। मिस्टर, मैं आपको हुक्म देता हूँ कि रिवॉल्वर मेज़ पर रख दीजिए। ओपरान ने गाली देने के अंदाज में इमरान से कहा, मैं तस्लीम करता हूँ कि आप कॉन्फ्रेंस के सरबराह हैं लेकिन हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। मैं देर से देख रहा हूँ कि कई बार किसी गिरगिट की तरह आपकी जेबों में हाथ डालने की कोशिश कर चुके। क्या मतलब खुद व खुद आपकी समझ में आ जाएगा कि इस बेंच के अलावा और भी वो कोई चीज़ आपके पास थी जिसके लिए जेब में हाथ डाला जा सके? नहीं, ये बकवास है। ऑल्टर धारा मेरे मुल्क की तौहीन हो रही है। अगर ये बकवास है तो फिर तुम्हारा मेकअप भी तस्दीक करेगा। इमरान ने कहा। कुछ और भी कहना चाहता था कि अचानक ने अल्टस ने बैठे बैठे उस इमरान पर छलांग लगा दी। इमरान कुर्सी समेत दूसरी तरफ उलट गया। उसने ही सोचा था कि इसे काबू में कर लेगा लेकिन अचानक रिवॉल्वर चल गया। अल्टस के हलक से खौफनाक सी चीख निकली और उछलकर एक जानिब गिर पड़ा। गोली सीने में लगी थी। वो देखते देखते ठंडा हो गया। वो सब बुखलाकर खड़े हो गए और इमरान हमखाना अंदाज में उनकी शक्लें देखने लगा। ये बहुत बुरा हुआ। ओपरान मुड़ बढ़ाया। यकीनन बुरा हुआ, इमरान ने इतराफ़ किया, लेकिन ट्रैगर के दबने में मेरे इरादे को दखल नहीं था। इसने खुद अपनी मौत का बायस बनाया। फिर थोड़ी देर इमरान ने यह साबित कर दिया कि मेकअप में था। असली अल्टस का जो भी असर हो तो ये भी ज़ीरो लैंड का जासूस था। ओपरान ने कहा। इसमें कोई शेबे की गुंजाइश नहीं। केली ने कहा। वो अजीब सी नज़रों से इमरान को देखने लगी थी। इसने इस वक्त जेब में हाथ डालने की कोशिश की थी जब मैंने स्पंज को ट्रांसमीटर कहा था। ज़रा ठहरिए, ओपरान ने उठकर कहा। अब आप मुझे इस स्पंज से भी अजीब नज़र आ रहे हैं। और फिर ओपरान के दोनों आदमियों ने लाश वहाँ से हटा दी जो केली का सामान उठा कर लाए थे और कुछ इस देर बाद ये कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। पता नहीं बेचारे असली ऑल्डस का क्या असर हुआ। केली ने कहा, इस पर गौर करेंगे। ओपरान ने कहा और फिर इमरान से बोला, तो जनाब आप स्पंज के बारे में कह रहे थे, वही जो पहले कह चुका हूँ। कभी ट्रांसमीटर देखा भी है? ग्रामवाल ने झुंझला कर कहा और सफदर उसे भी शोबे की तरफ से देखने लगा। उसका हाथ जेब में चला गया। रिवॉल्वर के दस्ते पर उसकी गिरफ्त सख्त हो गई। इमरान जवाब देने के बजाय सफदर की तरफ मुड़कर बोला, नहीं ये बिल्कुल ठीक है, खफा होते हैं तो होने दो। इस पर ग्रामवेल को और ज़्यादा ताव आ गया लेकिन ओपरान ने बात बढ़ने न दी। आप किस तरह साबित करेंगे ट्रांसमीटर है? बस कर दूंगा। क्या आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा इससे नहीं ला सकते कि ट्रांसमीटर के तस्करे पर उसने रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की? वो अहमियत से तो इनकार किसी सूरत में भी मुमकिन नहीं है। पहले बता चुका हूँ कि जिसके पास से बरामद हुआ था उसने उसे ज़ाया करने की कोशिश की थी। अच्छी बात है, तो मैं इसे ट्रांसमीटर साबित कर दूंगा, इमरान ने कहा। लेकिन वाज़ेह है कि सूरत में जब ये ट्रांसमीटर साबित हो जाएगा तो किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए।
अब फिर सफदर से बोला मेरे सूटकेस में गदले सैल की बोतलें से निकाल लाओ। सफदर चला गया। दूसरी तरफ केली हंटर से कह रही थी बहुत गहरा आदमी मालूम होता है। अरे क्या आपने अभी नहीं देखा? हाँ, अब ये भी देखिए कि उसे ट्रांसफार्मर कैसे साबित करता है। कितनी मसखा है इस बात है कि रामल ने को ठीक ही पूछा था कि कभी उसने ट्रांसमीटर देखा भी है। सफदर की आवाज़ से पर वो दोनों खामोश हो गए। इमरान सफदर के हाथ में एक बोतल थी जिसमें गदले रंग का सैल नज़र आ रहा था। इमरान ने एक गिलास भी तलब किया जो फ़ौरन मुहैया कर दिया गया। गिलास में थोड़ा सा सैल उंडेल कर इसमें सफ़ेरा इसमें डालने वाला था कि इमरान बोल पड़ा, देखिए ये ज़ाया ना होने पाए। अर्गित नहीं, यार ज़ाया हो गया तो मैं दूसरा मुहैया कर दूंगा। इमरान ने एक और स्पंज का टुकड़ा गिलास में डाल दिया और फिर सब वो इस पर झुक पड़े क्योंकि गिलास पर हल्की हल्की गुलाबी रंग का धुआं नजर आने लगा था। इमरान ने अपने होठों पर उंगली रखकर इन्हें खामोश रहने का इशारा किया। पहले तो इससे धुएं से मक्खियों की बिनबनाहट नजर आई और फिर वो आवाज़ बदरीज किसी आदमी की आवाज़ में तब्दील हो गई। इनकी आंखें मुतैयर अंदाज में फटी हुई थी, होठ खुल गए थे। एक हाथ की सांस तेज़ी से चलने लगी। कुछ देर बाद इमरान ने स्पंज का टुकड़ा गिलास से निकाल लिया। पार्ट 4 एंड हो गया है और प्लेलिस्ट मैंने लिंक में डाली हुई है, सारे पार्ट आपको